Hello, hello. In this sequence, when we are discussing about SQL, today we will discuss about SQL constraints. Constraints are nothing but simply these are the set of rules. You can say constraints आपके set of rules होते हैं और SQL में when it comes to SQL constraint that enforces data integrity and consistency means to enforce data integrity and consistency in a relational database हम यूज़ करते हैं SQL constraints का ये इंश्योर्स करते हैं कि जो टेबल का डेटा है जो भी आपने डेटा किसी टेबल में या किसी रिलेशन में फिल किया है दैट अधेयर्स टू स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स टू मेंटेन इट्स एक्यूरेसी और उसकी रिलायबिलिटी को इंश्योर करते हैं कंस्ट्रेंट्स एक तरीके से दे प्लेस अ क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग डेटा फ्रॉम इनवैलिड एंड इनकंसिस्टेंट एंट्रीज एंड इट मीन्स इट इंश्योर्स डेटाबेस ओवरऑल इंटीग्रिटी यानी इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं वो डेटाबेस की इंटीग्रिटी डेटा की इंटीग्रिटी और कंसिस्टेंसी को इंश्योर करते हैं गॉट इट अब चेक करते हैं कौन कौन से टाइप के कंस्ट्रेंट्स हमारे पास हैं जनरली हमारे पास अगर हम ब्रॉड वे में डिस्कस करें तो हमारे पास 7 टाइप के कंस्ट्रेंट्स हैं जिसमें फर्स्ट हमारा कंस्ट्रेंट्स आता है नॉट नल नेक्स्ट कंस्ट्रेंट है हमारे पास यूनिक देन वी हैव थर्ड कंस्ट्रेंट इज प्राइमरी की next one is fourth one is check fifth one is default sixth one is foreign key constraint and last one is what we have is identity को sometimes we call it as auto increment ठीक अब इनको वन बाय वन थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये कंस्ट्रेंट यूज़ कैसे करने हैं और इन कंस्ट्रेंट्स का मीनिंग क्या होता है फर्स्ट जो हमारे पास कंस्ट्रेंट्स है दैट इज़ नॉट नल अब नॉट नल का मीनिंग क्या है नॉट नल है हमारे पास क्या नॉट नल का सिंपली एज अ नेम इम्प्लाइज नॉट नल का मतलब होता है इसका मतलब हो गया कि जो भी कॉलम में अगर हम किसी भी कॉलम में नॉट नल कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हैं तो वो कॉलम की वैल्यू नल नहीं हो सकती मीन्स दैट कॉलम कैन नॉट कंटेन नल वैल्यूज इट मीन्स इसका क्या मतलब हो गया इस पर्टिकुलर कॉलम के लिए जिसमें हमने नॉट नल कंस्ट्रेंट अप्लाई किया है मस्ट इट इन अ टेबल इट विल हैव अ वैल्यू फॉर दैट स्पेसिफिक कॉलम मतलब इस कॉलम के लिए उसमें एक वैल्यू जरूर होगी इस फील्ड को हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते ठीक ये कंस्ट्रेंट हमारा एक तरीके से एसेंशियल है डेटा इंटीग्रिटी को एट इट प्रिवेंट्स डेटा इनकन्सिस्टेंसी एंड इंश्योर दैट क्रिटिकल डेटा इज ऑलवेज अवेलेबल अगर आप एक एग्जाम्पल ले लो फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है ठीक एक स्टूडेंट की टेबल है और स्टूडेंट की टेबल में फॉर एग्जाम्पल हमने ले रखा है नेम उसमें कॉलम है नेम उसकी आईडी कॉलेज की स्टूडेंट आईडी और एज वेल एज सिंपली उसका एड्रेस अब ये एड्रेस वाला फील्ड तो ब्लैंक हो जाए कोई बात नहीं बट नेम वाली एंट्रीज ब्लैंक नहीं होनी चाहिए ना तो इस टाइप की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए क्योंकि ऐसा स्टूडेंट तो होगा नहीं जिसका नेम नहीं हो हमारे पास तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि इस टेबल में नेम वाला फील्ड एम्प्टी नहीं है वी हैव टू यूज़ नॉट नल कंस्ट्रेंट एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ले रखा है कि अगर कोई हमने एक एम्प्लॉय नाम की टेबल ले रखी है और उसमें हमने सिर्फ 2 वेरिएबल ले रखे हैं एक एम्प्लॉय आईडी और दूसरा यानी 2 कॉलम ले रखे हैं एक एम्प्लॉय का नेम अब अगर हमको इस नेम को नॉट नल करना है तो डेटा टाइप के बाद क्योंकि जब भी हम कोई टेबल क्रिएट करते हैं तो टेबल क्रिएट करने का व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ टेबल क्रिएटिंग अ टेबल simply we have to create table we have to write create table then table name any xyz और उसके बाद then कॉलम नेम जो भी वेरिएबल का नेम होगा उसका डेटा टाइप
एंड देन वी स्पेसिफाई कंस्ट्रेंट्स हियर। किसी भी रिलेशन में कंस्ट्रेंट को अप्लाई करने के लिए दिस इज द बेसिक रूल, मीन्स आफ्टर डेटा टाइप वी हैव टू अप्लाई द कंस्ट्रेंट्स, बट जो भी टाइप आप चूज़ करें, जो भी कंस्ट्रेंट आप यूज़ कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, इसमें क्या क्या रखा है, अगर मुझे मैं चाहती हूँ कि एम्प्लॉय का नेम ब्लैंक ना हो, मीन्स एवरी एम्प्लॉय जिसने कंपनी में आपके जो फंक्शन कर रहा है, he or she must have a name. To ensure this set of rules, what we have to do is, जब हम एम्प्लॉय नेम को डिफाइन कर रहे हैं तो एम्प्लॉय नेम के बाद डेटा टाइप के बाद हमको उसमें कंस्ट्रेंट अप्लाई करना पड़ेगा, कौन सा, नॉट नल। ये क्या इंश्योर करेगा, जैसे हमने नॉट नल लिखा, ये क्या इंश्योर करेगा कि एम्प्लॉय का नेम वाला फील्ड को हम एम्प्टी नहीं रख सकते। दैट इज ऑल। नेक्स्ट कंस्ट्रेंट हमारे पास है, दैट इज यूनिक। एज अ नेम इम्प्लाइज, यूनिक मीन्स कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं ना किसी भी कॉलम के लिए, जिस भी कॉलम में हम कर रहे हैं वो वैल्यूज़ डिफरेंट होनी चाहिए। जिस भी कॉलम में आप यूनिक कंस्ट्रेंट अप्लाई करोगे वो वैल्यूज़ हमेशा, वो कॉलम हमेशा डिस्टिंक्ट वैल्यू या डिफरेंट वैल्यूज़ को होल्ड करेगा। ठीक, ये क्या करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या इंश्योर कर रहा है कि यू कांट हैव डुप्लीकेट वैल्यूज़, आपके पास कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है उस पर्टिकुलर कॉलम में। ठीक, और ये उस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है जहाँ हमारे पास क्या कह रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फ़ोन नंबर हो गया, या आपकी आईडी हो गई, स्टूडेंट आईडी हो गई, या आप कह सकते हैं ईमेल एड्रेस, क्योंकि दो लोगों का ईमेल एड्रेस सेम नहीं हो सकता, नेम भले ही सेम हो सकता है। ठीक, अब इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं प्रॉपरली। द यूनिक कंस्ट्रेंट्स ensures that all the values in a column are distinct. अलग अलग वैल्यू होनी चाहिए। It prevents duplicate entries in the column, means हम किसी उस पर्टिकुलर कॉलम में डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं कर सकते। And it is ideal for the field that should have unique values such as for example email address and user ID, क्योंकि दो लोगों के एड्रेस सेम हो सकते हैं, ठीक, नेम सेम हो सकते हैं, बट फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट आईडी है या एम्प्लॉय आईडी है, और यू कैन से ईमेल आईडी है, as well as phone number, they can't be having the same values। ठीक, अब यूनिक कंस्ट्रेंट में हमने क्या करा है, कुछ नहीं करा, ये तो हमने इस टेबल को ऑल्टर किया जो अभी हमने पहली वाली टेबल करी थी। नहीं तो जो भी डेटा टाइप आप लिख रहे हो, सपोज आपने लिखा ईमेल आईडी, तो आपने लिखा क्रिएट टेबल, टेबल नेम, उसके बाद ईमेल जो कॉलम था, ठीक है, उसके आगे सपोज इसका डेटा टाइप आपने लिखा varchar 50, और यहाँ आप लिख दोगे यूनिक। ठीक, दिस इज ऑल्सो दो अनदर वे टू यूज़ यूनिक कंस्ट्रेंट। हमने क्या किया, वो जो एग्जिस्टिंग टेबल थी, प्रीवियस टेबल हम यूज़ कर रहे थे, उसको ऑल्टर किया, ऑल्टर टेबल, यानी क्योंकि हम उसमें एक और कॉलम ऐड कर रहे हैं, ऐड किया यूनिक, कौन सा, ईमेल। तो अब ये क्या करेगा कि जो ईमेल कॉलम होगा हमारा, ठीक है, इन दिस एम्प्लॉय रिलेशन, ठीक, वी कैन नॉट हैव डुप्लीकेट वैल्यूज़ इन दिस सेक्शन, हम यहाँ डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं ऐड कर सकते। नेक्स्ट जो हमारा कंस्ट्रेंट्स है, दैट इज प्राइमरी की, और प्राइमरी की कंस्ट्रेंट इज नथिंग बट it combines both the feature of not null constraint as well as unique constraint। ठीक, the primary key constraint combines not null and unique constraint। It guarantees that each row in a table has a unique identifier, means that that particular attribute will be able to uniquely identify each row in that particular table। It is a typically used to identify individual record in a table, means, so for example suppose आपका I can retrieve all the details of any employee with the help of that particular column or particular variable which is primary key, and this is to be set by the database designer। जो डिज़ाइन कर रहा है, he or she will decide कि which column should be treated as a primary key, means, और ये प्राइमरी की क्या करेगी, इंश्योर करेगी कि, और क्या करेगी, यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी हर टपल को, टपल मीन्स हर रो को।
ठीक, किसी डेटाबेस में। अब प्राइमरी की का सीधे सीधे यूज़ होता है, इट इज़ एसेंशियल फॉर रेफरेंसिंग डेटा इन अनदर टेबल and for efficient data retrieval. The main purpose of using the primary key constraint is it is used for efficient data retrieval from any table, and they form a foundation for relation between table and relation database. The syntax is similar to the previous constraints. What you have to do is you have to write primary key after specifying the column and its data type. Means first you have to write, suppose I am creating a table, create table, suppose हमने कहा student, ठीक, उसके अंदर हमने लिखा है स्टूडेंट आईडी, उसका टाइप सपोज इंटीजर, ठीक, और उसके आगे यू हैव टू राइट जो भी कंस्ट्रेंट आप यूज़ कर रहे हैं. तो आई एम यूजिंग दिस की एज अ ट्रीटिंग दिस की स्टूडेंट आईडी एज अ प्राइमरी की. तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, प्राइमरी की. दिस इज द वेरी सिंपल सिंटेक्स फॉर द यूजिंग एनी काइंड ऑफ अ कंस्ट्रेंट. what you have to do is after specifying the column name and its data type you have to write the constraint जो भी आप यूज़ कर रहे हैं. नेक्स्ट है आपके पास फॉरेन की. अब फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स यूज़ होता है हमारा व्हेन वी हैव मोर देन वन रिलेशन, बिकॉज टू इन्फोर्स रिलेशनशिप बिटवीन टेबल. अब डेटाबेस में आपके पास एक ही सिंगल टेबल तो होगी नहीं, यू विल हैव मल्टीपल टेबल्स. और जब हमको एक से दूसरी टेबल के बीच में रिलेशन, सपोज वी हैव अ टेबल ए एंड वी हैव अनदर टेबल बी, तो जब आपको इन दोनों टेबल के बीच का रिलेशन इंश्योर करना है, ठीक, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं फॉरेन की का. और फॉरेन की इज़ नथिंग बट अ की कॉलम इन टेबल ए इज़ अ फॉरेन इफ़ यू आर यूजिंग अ कॉमन कॉलम. और एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक टेबल की इस दूसरे टेबल के लिए फॉरेन की का काम करती है. मतलब कैसे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक टेबल बनाई ऑफ नेम स्टूडेंट, ठीक, और इस टेबल में कॉलम है कौन कौन से, सपोज मैंने फॉर एग्जांपल ले लिया आईडी एंड नेम, दो ही वैल्यू हम डाल रहे हैं, आईडी एंड नेम. दूसरी हमने टेबल आई क्योंकि स्टूडेंट है तो ही और शी इज़ गोइंग टू लाइब्रेरी. सपोज दूसरा जो रिलेशन है हमारे पास, दूसरा जो टेबल है वो लाइब्रेरी के नेम से है, और इसमें हमारे पास है लाइब्रेरी आईडी, इसको LID कर देते हैं, लाइब्रेरी आईडी. और इसके साथ हमारे पास है सपोज स्टूडेंट का बुक स्टेटस, या मैंने सिंपल लिख दिया नंबर ऑफ बुक्स, एन में इसके लिए लिख रही हूँ नंबर ऑफ बुक्स. और उसके बाद अगर मुझे इन दोनों रिलेशन से कोई डेटा चाहिए तो इन दोनों रिलेशन में कुछ तो कॉमन होना चाहिए. तो उस चीज़ के लिए सपोज अगर मैं इस आईडी को यहाँ यूज़ कर रही हूँ, कौन सी आईडी, जो स्टूडेंट आईडी है, हम इसका नेम आईडी भी दे सकते हैं या कुछ और भी दे सकते हैं, दैट इज़ योर चॉइस, ठीक, वो तो आपके डिज़ाइनिंग के ऊपर है. तो इस केस में ये SID विल बी ट्रीटेड एज अ प्राइम फॉरेन की इन दिस लाइब्रेरी स्टूडेंट. क्यों, क्योंकि स्टूडेंट आईडी वही है जो हमने आईडी कॉलम में रखा है स्टूडेंट टेबल में, ठीक. तो इस केस में क्या हो रहा है, ठीक, अब हमारे पास क्या है, एक टेबल से हम दूसरे टेबल को ऐड कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं. इसका यूज़ क्या होता है, क्योंकि आपको क्या करना है, जब रिलेशन जोड़ रहे हो एक टेबल से दूसरे टेबल को. अब जैसे सिंपल ले लेते हैं, हमने एक यही टेबल किया डिपार्टमेंट में हमारे पास प्राइमरी की था डिपार्टमेंट की आईडी, और डिपार्टमेंट जो नेम है ये एक और कॉलम है. यानी इसको अगर हम बना लें तो हमारे पास एक टेबल है ऑफ नेम डिपार्टमेंट, ठीक, और डिपार्टमेंट में हमारे पास दो कॉलम है, एक डिपार्टमेंट की आईडी, आई एम राइटिंग इट एज DID, और देन वी हैव अ डिपार्टमेंट नेम, ठीक. अब दूसरा टेबल है, अगर मेरे पास दूसरा टेबल है ये वाला, यही ले लो लाइब्रेरी, जिसमें हम लाइब्रेरी आईडी और नेम और SID ले रहे हैं, तो अगर मुझे इन दोनों को लिंक करना है या इसको स्पेसिफाई करना है एज ए फॉरेन की, तो मुझे लिखना पड़ेगा क्या, द सिंटेक्स विल बी, कौन सा, the syntax will be nothing but you have to write create table library, इसके अंदर
हमने पहला ले रखा है लाइब्रेरी आईडी, सपोज दिस इज इंट, ये प्राइमरी की है इसकी, ठीक, कॉमा सेकेंड एट्रीब्यूट इज नंबर ऑफ बुक्स इशूड, सपोज इट इज ऑल्सो इंट टाइप। थर्ड एट्रीब्यूट इज स्टूडेंट आईडी, जिसको हम ट्रीट कर रहे हैं इससे, किससे, एज अ फॉरेन की, तो हमको लिखना पड़ेगा इसके आगे स्टूडेंट आईडी, ये क्या है, फॉरेन की है हमारी। यहाँ एक वर्ड होता है, अब कैसे पता चलेगा कि ये जो स्टूडेंट आईडी है ना, ये जो एस आईडी हमने यहाँ लिखा है, दिस वन, इसके लिए मैं दूसरा कलर यूज़ कर लेती हूँ, ठीक, ये जो स्टूडेंट आईडी हमने यहाँ लिखा है, ये स्टूडेंट आईडी इस डिपार्टमेंट आईडी के इससे जुड़ी है, ये कैसे पता चलेगा, ठीक, ये आईडी और ये सेम है, उसके लिए हमको यहाँ पे जब आप लिख रहे हो एस आईडी, आपने लिखा इंटीजर, उसके आगे जैसे ही आपने फॉरेन की लिखा, उसके आगे आपको लिखना पड़ेगा रेफरेंसेस। रेफरेंस कर रही है किस टेबल को, स्टूडेंट को, और स्टूडेंट के कौन से कॉलम को, आईडी। दिस इज द सिंटैक्स ऑफ क्रिएटिंग अ फॉरेन की। मीन्स हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, जैसे ही आपने लिखा क्रिएट टेबल लाइब्रेरी, उसके अंदर जो भी फील्ड थे वो स्पेसिफाई करें, लेकिन जो ये एस आई डी वाला कॉलम था ना, ये इसको हम ट्रीट कर रहे हैं फॉरेन की तरह, क्यों, क्योंकि ये की एट्रीब्यूट है किस रिलेशन में, स्टूडेंट रिलेशन में। तो आपको इसको इंश्योर करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, आपने कॉलम नेम लिखा एस आई डी, जो भी आपको लिखना, दिस इज अप टू यू, देन उसका डेटा टाइप, उसके आगे फॉरेन की, और उसके बाद आपको एक कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा रेफरेंसेस, मतलब ये किसको कनेक्ट कर रहा है, ये फॉरेन की कौन सी वाली की को रेफरेंस कर रहा है, तो ये फॉरेन की रेफरेंस कर रही है किसको, जो कि आईडी है किसमें, स्टूडेंट टेबल में। तो दिस इज द बेसिक सेंटेंस ऑफ क्रिएटिंग अ फॉरेन की कंस्ट्रेंट। नेक्स्ट हमारे पास है चेक कंस्ट्रेंट, ये बहुत सिंपल सा कंस्ट्रेंट है। चेक कंस्ट्रेंट का सीधे सीधे मतलब होता है कि अगर हमने कहा कि कोई कॉलम है, इसको कोई स्पेसिफाइड कंडीशन फॉलो करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपको कोई वोट करना है, ठीक, अगर आप वोट करते हैं तो वोटिंग के लिए जो कंस्ट्रेंट है वो क्या है कि योर एज मस्ट बी ग्रेटर देन 18, ठीक, तो इस टाइप की सिचुएशन के लिए हम यूज़ करते हैं किस चीज़ का, चेक कंस्ट्रेंट का। मीन्स इट इंश्योर्स दैट डेटा इन कॉलम मीट्स अ स्पेसिफाइड कंडीशन, इट हेल्प्स मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी एंड preventing invalid value from being inserted or updated into the database, ठीक, अगर आपको ये इंश्योर करना है कि कोई इनवैलिड वैल्यू इंसर्ट ना हो जाए पर्टिकुलर डेटाबेस में, तो तब हम यूज़ करते हैं चेक कंस्ट्रेंट का। मीन्स सपोज हमने कहा कि फॉर एग्जांपल वोटिंग की एज वो ग्रेटर देन 18 होनी चाहिए, यहाँ हमने एक एग्जांपल ले रखा है एम्प्लॉय का, जिसमें हम इंश्योर करना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि जो भी कंपनी का एम्प्लॉय हो उसकी एज हो बिटवीन 18 to 65, 18 से छोटा ना हो, 16 से बड़ा ना हो, तो हम क्या करते हैं इसमें कंस्ट्रेंट ऐड करेंगे, कौन सा, हमने क्या लगा रखा है, चेक कंस्ट्रेंट, और इसको लगाने का कुछ तरीका नहीं है, आपने लिखा सिंपल चेक और एज बिटवीन 18 to 65। मीन्स आपने एक टेबल एम्प्लॉय को ऑल्टर किया है और उसमें लिखा ऐड कंस्ट्रेंट, ये कंस्ट्रेंट हम ऐड कर रहे हैं, एज चेक, ये तो वेरिएबल, ये नेम होगा, हमने क्या लिखा है, चेक, और एज मस्ट बी बिटवीन 18 and 65, यानी एज शुड बी लेस देन 65 एंड ग्रेटर देन 18, ठीक, तभी हमारा एम्प्लॉय क्या करेगा, उस कंपनी में वर्क कर पाता है, ठीक। अब ये सीधा सीधा है कि ये क्या कर रहा है, डेटा कंसिस्टेंसी एंड एरर, अगर इन केस कहीं पे आपको फालतू अननेसेसरी डेटाज ना हो या इनवैलिड वैल्यूज़ ना इंसर्ट हो जाए आपके डेटाबेस में, उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं। और इसका एक वो कह सकते हैं कि दिस दे प्रोवाइड अ पावरफुल मैकेनिज्म फॉर इन्फोर्सिंग बिजनेस रूल्स एंड मेंटेनिंग डेटा इंटीग्रिटी। नेक्स्ट है हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट, इट इज़ वेरी सिंपल एज चेक कंस्ट्रेंट। डिफ़ॉल्ट का मतलब अगर आपको it sets a default values when a column with no values is provided during data insertion, मतलब आप किसी वैल्यू में डेटा इंसर्ट कर रहे थे, लेकिन आपका क्या हो गया कि वो डेटा हमारे पास क्या है, उस डेटा की वैल्यू अगर हम इंसर्ट नहीं करिए तो व्हाट विल बी द डिफ़ॉल्ट वैल्यू,
व्हाट विल बी द डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अगर हम कोई भी वैल्यू हमने इंसर्ट नहीं करी है तो वो वैल्यू क्या होगी। यानी फॉर एग्जांपल सपोज आपको लिखना है किसी चीज़ का एड्रेस, फॉर एग्जांपल मेरे को अगर किसी एम्प्लॉय का एड्रेस नहीं पता और मैं चाहती हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट वो पॉडी आ जाए, ठीक, तो उस केस में हम किस कंस्ट्रेंट का यूज़ करेंगे, डिफ़ॉल्ट का। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हमने एक एग्जांपल ले रखा है, एक टेबल क्रिएट कर रखी है ऑफ नेम एम्प्लॉय, उसमें एम्प्लॉय आईडी को हमने प्राइमरी की कंस्ट्रेंट लगा रखा है, उसके बाद हमारा नेम है जिसमें हमने नॉट नल लगा रखा है, और नॉट नल के साथ हमारे पास क्या है, एक एक्टिव बूलियन डिफ़ॉल्ट है ट्रू, मतलब सीधी सीधी है जो ये एक्टिव कॉलम होगा, ठीक है। फर्दर जो एक्टिव कॉलम है, ये तीसरा जो थर्ड हमारे पास कॉलम है एक्टिव, जिसका टाइप डिफ़ॉल्ट सॉरी जिसका टाइप बूलियन है, यानी बूलियन में दो ही वैल्यूज़ आई, ट्रू और फॉल्स, जिसकी वैल्यू डिफ़ॉल्ट हमने सेट कर रखी है ट्रू। यानी कि जब हमारे पास कोई भी कॉलम है, अगर कोई कॉलम बाय डिफ़ॉल्ट इंक्लूडेड नहीं किया गया है या इंसर्शन के टाइम पे हमने कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं की है, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, वैल्यू ऑटोमेटिकली ट्रू सेट हो जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट। जो वैल्यू होगी इट विल बी सेट टू ट्रू। तो ये हो गया हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट। लास्ट है हमारे पास आइडेंटिटी कंस्ट्रेंट। अब आइडेंटिटी कंस्ट्रेंट या ऑटो इंक्रीमेंट कंस्ट्रेंट की ज़रूरत हमको तब पड़ती है जब हम चाहते हैं कि इस रिकॉर्ड की वैल्यू ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए और ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाए, उस टाइम पे हम यूज़ करते हैं आइडेंटिटी कंस्ट्रेंट का। ठीक, अब देखो जैसे ये हो गया, इस केस में जैसे ये क्रिएट टेबल है, इसमें हमने किसको प्राइमरी के ले रखा है, एम्प्लॉय आईडी को। ये एग्जांपल हम शुरू से ले रहे हैं, क्या ले रखा है, एम्प्लॉय आईडी को हमने प्राइमरी के लिए रखा है, लेकिन इसमें हमने एक और चीज़ ऐड कर रखी है, दैट इज आइडेंटिटी 1,1। आइडेंटिटी में बेसिकली हमारे पास दो पैरामीटर होंगे, 1,1 लिखा है। ये जो फर्स्ट पैरामीटर होगा इट विल स्पेसिफाई द इनिशियल वैल्यू and this second will specify the value by which you have to make a increment। ठीक, इंक्रीमेंट का कितना कर रहे हो, मतलब इस कॉलम की, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो एम्प्लॉय आईडी है ना, जब ये टेबल जनरेट होगी तो ये एम्प्लॉय आईडी में फर्स्ट वैल्यू जाएगी 1, ठीक, और क्योंकि इसके आगे हमने आइडेंटिटी कंस्ट्रेंट लगाया है तो दूसरी बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगी 2। ठीक, दूसरा हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगी 2, क्योंकि हमने इसको इंक्रीमेंट किया है इस कॉलम की वजह से, यानी ये क्या हो गया बाय 1, तो दूसरी हो गई 1। ठीक, यानी हमारे पास इसके अलावा हमारे पास इंडेक्स कंस्ट्रेंट्स और भी कंस्ट्रेंट्स होते हैं, वो हम एडवांस में पढ़ेंगे जब एडवांस पढ़ना होगा, बट मेन जो कंस्ट्रेंट है वो कौन कौन से थे। पहला हो गया हमारे पास, रिपीट थोड़ा सा कर लें, नॉट नल। नॉट नल मतलब अगर हम चाह रहे हैं कि कोई कॉलम हमारा एम्प्टी ना रहे तो उस केस में हम करते हैं नॉट नल का यूज़। दूसरा कंस्ट्रेंट हो गया हमारे पास यूनिक। यूनिक का मतलब हो गया कि कोई वैल्यू हमारी डुप्लीकेट ना हो, कोई डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हमारी आए, कोई भी डुप्लीकेसी ना हो, ठीक, डुप्लीकेट वैल्यूज़ ना आए। थर्ड हमारे पास जो कंस्ट्रेंट है, थर्ड कंस्ट्रेंट है प्राइमरी की का, एक ऐसा कॉलम अगर हम इंश्योर कराना चाहते हैं कि उसमें इन दोनों को कंबाइन करें, नॉट नल भी हो और यूनिक भी हो, एज वेल एज क्या करें, एक कॉलम दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई एवरी टपल इन अ रिलेशन। तो उस कॉलम को हम क्या बनाते हैं, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, और तब हम लगाएंगे प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ था चेक। चेक हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, जहाँ पे हमको कोई कंस्ट्रेंट लगाना है, किस तरीके का, कि एक बैरियर लगाना है या हम चाहते हैं कि एक स्पेसिफाइड वैल्यू ही किसी फील्ड में एंटर हो। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे कॉमन है कि एज के लिए, वोट के लिए योर एज मस्ट बी ग्रेटर देन 18। तो इस टाइप की सिचुएशन को डील करने के लिए हम यूज़ करते हैं चेक कंस्ट्रेंट का। नेक्स्ट वी हैव डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट मतलब जब हमने कोई वैल्यू किसी चीज़ को प्रोवाइड नहीं कर रखी है, किसी भी कॉलम को, तो उस सिचुएशन में अगर हम चाहते हैं कि कोई ऑटोमेटिकली वैल्यू सेट हो जाए तो उस केस में हम यूज़ करते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट का। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिटी कंस्ट्रेंट। आइडेंटिटी कंस्ट्रेंट हमारा यूज़ होता है, मोस्टली हम इसको यूज़ करते हैं प्राइमरी की के साथ, कॉलम के साथ, क्योंकि आइडेंटिटी या ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि ऐसे कॉलम जिसको हम इंश्योर करना चाहते हैं
कि वो वैल्यू ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट इंक्रीमेंट हो जाए, यानी पहली वैल्यू अगर 1 है या मैंने 100 सेट करी है तो दूसरी वैल्यू 101 ऑटोमेटिकली फिल हो जाए, हमको एंटर ना करनी पड़े। तो उस केस में हम यूज़ करते थे आइडेंटिटी कंस्ट्रेंट का। लास्ट वन है हमारे पास फॉरेन की। फॉरेन की हमारे पास यूज़ होता है व्हेन वी आर लिंकिंग और वी आर कनेक्टिंग मोर देन वन रिलेशन। मीन्स आपके पास दो डिफरेंट टेबल्स हैं और उन डिफरेंट टेबल्स को आप कनेक्ट कर रहे हैं ऑन ऑन किस बेसिस पे, जहाँ आपको एक टेबल को दूसरे टेबल से लिंक करना है, किस बेसिस पे, एक कॉमन कॉलम के हिसाब से। अगर कोई कॉलम दोनों टेबल में कॉमन है तो उसके हिसाब से अगर आपको डेटा को रिट्रीव करना है तो तब हम यूज़ करते हैं फॉरेन की का। दिस वॉज ऑल अबाउट फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स और ऑल अबाउट द कंस्ट्रेंट्स we are using in our database, and thank you.